Everyone, myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ी नई चीज़ें सीखेंगे, थोड़े पुराने कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। इस चैप्टर को एक एक न्यूमेरिकल एक एक कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे मेन टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों की डिस्कवरी आज देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एटम। मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसे हम एटम कहते हैं। एटम हर एक गैसेस का एक्सेप्ट नोबल गैसेस का, नोबल गैसेस के एटम्स को छोड़ करके सभी एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। केवल और केवल नोबल गैसेस के ही एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी सभी एटम्स कंबाइंड स्टेट में यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। Molecules of hydrogen, nitrogen, oxygen, halogens are diatomic. Diatomic means H2, N2 इस तरीके से दो एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इज टेट्राटॉमिक एंड दैट ऑफ सल्फर इज ऑक्टाएटॉमिक। ठीक है, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल टेट्राएटॉमिक होता है और सल्फर का मॉलिक्यूल ऑक्टाएटॉमिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर इज नोन एज मॉलिक्यूल। मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो नेचर में फ्री स्टेट में रह सकता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। वेरी गुड। फिर थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, सम मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ होमोएटॉमिक एटम्स। अब ये होमोएटॉमिक एटम्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल hydro H2O2 N2 Cl2O3 etc. while the molecules of compounds are made up of two or more heteroatomic atoms HCl, NaOH, HNO3 और CaCO3। एक्चुअली होमोएटॉमिक क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में जब दो मॉलिक्यूल्स सेम एटम के मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे हम होमोएटॉमिक कहते हैं। जबकि अगर अलग अलग दो या दो से अधिक तरीके के एटम्स मिल करके, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम मिल करके जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे हम हेट्रोएटॉमिक एटम्स कहते हैं। होमोएटॉमिक का एग्जांपल H2O2 N2 Cl2O3, जबकि हेट्रोएटॉमिक का एग्जांपल है हमारा HCl, NaOH, HNO3, CaCO3 और एक्सेट्रा। तो ये था हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। फ्रेंड्स, आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था। जॉन डाल्टन नाम के एक केमिस्ट थे। एक्चुअली ये एक ब्रिटिश टीचर थे और केमिस्ट भी थे साथ में। और जॉन डाल्टन ने 1808 में एक मैटर के कॉम्पोजिशन पे एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले डाल्टन ने क्या कहा कि every matter is composed of very minute particle called atoms that take part in chemical reaction। हर मैटर बहुत ही छोटे छोटे मिनट यानी कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम एटम कहते हैं और ये एटम केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। सेकेंड पॉइंट, डाल्टन ने क्या कहा, एटम्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। डाल्टन ने कहा है कि एटम्स को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम्स आगे डिवाइड नहीं हो सकते हैं। एक्चुअली जो वर्ड एटम होता है ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका नाम होता है एटोमियो। ग्रीक में इसका नेम है एटोमियो और एटोमियो का मीन्स होता है अनकटेबल या फिर अनब्रेकेबल। तो उसी के अकॉर्डिंग डाल्टन ने कहा कि ये एटम सब डिवाइड नहीं हो सकता है, ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहा डाल्टन ने, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर प्रॉपर्टीज एंड मासेस।
हर एक एलिमेंट का एटम की अलग अलग प्रॉपर्टीज़, अलग अलग मास होती है, सबका एटम डिफरेंट होता है, जबकि हर एक एटम की एक एलिमेंट की एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल होते हैं हर तरीके से। ये एक एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल होते हैं। The atom of different elements can combine in simple ratio to form compound। फिर क्या कह रहे हैं डाल्टन कि किसी भी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक साथ मिल करके एक सिंपल होल नंबर रेशियो में मिल करके कंपाउंड्स बनाते हैं। और द masses of combining elements represent the mass of combining atom। जितने भी उसमें masses के एलिमेंट्स कंबाइन हैं वो उनमें कंबाइंड एटम्स का मास रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहा डाल्टन ने, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो हम बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। एटम ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ही क्रिएट हो सकता है। फिर क्या कहा उन्होंने, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये तो अभी हमने देखा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एटम शुड कंबाइन इन सिंपल रेशियो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि एटम्स हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइंड हो, वो होल नंबर रेशियो में ना कंबाइंड होकर अलग अलग तरीके से भी कंबाइन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेरस सल्फाइड क्रिस्टल जो होता है उसमें आयरन और सल्फर के एटम्स किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं आपको पता है? 0.86 इंटू 1.00। ठीक है, क्या है? 0.86 इज टू 1.00 इस रेशियो में कंबाइंड होते हैं। तो ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि एटम सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइंड हो, ये अलग तरीके से भी कंबाइंड हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट डाल्टन ने क्या कहा, एटम्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को जो नकारते हैं, फेल करते हैं। ये क्या है, मतलब कुछ ऐसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें डाल्टन प्रूफ नहीं कर पाए थे। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी उन चीज़ों को प्रूफ करने में फेल हो गई थी। देयरफॉर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी वाज लेड। ये जब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई तो एक नई मॉडर्न थ्योरी को प्रपोज किया गया। नई मॉडर्न थ्योरी ने क्या कहा कि उसमें क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया, आइसोटोप्स की, रेडियो एक्टिव और डिसइंटीग्रेशन, इस तरह की कई सारी चीज़ों के एग्जिस्टेंस बताए गए। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस थ्योरी के वो देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रोफेसर हेनरी बैकलर discovered the phenomena of radioactivity and found that an atom is divisible। हेनरी बैकलर ने ये डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया? फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की फिनोमिना को डिस्कवर करके ये कहा कि एटम्स डिविजिबल हैं और हर एक एलिमेंट में पाई जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या मिला हमें, एटम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट थ्योरी कहती है कि एटम्स डिविजिबल होते हैं और उनके अंदर के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। Apart from the aforesaid 3 fundamental particles, many other have also been identified that are positron, meson, neutron और एंटीप्रोटॉन। इस तरीके से अगर देखा जाए तो केवल 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं और इस तरह के कईयों पार्टिकल अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं कि एक एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट हैं। अभी तक मेरे हिसाब से तो 21 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन हैं और आगे भी और भी बहुत सारे ऐसा साइंटिस्ट का ऐसा दावा है कि और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर से मिल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हुए हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल है उनका पोजिट्रॉन, मीजॉन, न्यूट्रियॉन, एंटीप्रोटॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और इनके अलावा भी बहुत हैं। Soddy discovered the existence of isotope which were atom of the same element having different masses. For example, protium, deuterium, tritium are the atoms of hydrogen having atomic masses 1, 2 and 3. देखिए सॉडी ने क्या डिस्कवर किया कि आइसोटोप्स के एग्जिस्टेंस को उन्होंने डिस्कवर किया। उन्होंने बताया कि सेम एलिमेंट के एटम्स का अलग अलग मास हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोटियम, डेट्रियम और ट्राइटियम
दोनों तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं और इन तीनों का अलग अलग एटॉमिक मास होता है 1, 2 और 3। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स हैविंग सेम मास मे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दीज आर नोन एज आइसोबार्स। जिन एटम्स के सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, सेम एटॉमिक मास होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आर्गन 40, कैल्शियम 40, दोनों का ही एटॉमिक मास तो 40 है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, 18 और 20। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं इस चैप्टर के, जो कि है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कैथोड रे। जी हाँ, कैथोड रे से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, ड्राई गैसेस आर नॉर्मली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ड्राई गैसेस होती हैं मीन्स जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट होता है, ऐसी गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं। लेकिन लो प्रेशर के अंदर, जो कि लो प्रेशर कितना लो, 0.1 mm ऑफ मरकरी, इतना कम या इससे भी कम अगर प्रेशर रखा जाए तो इन गैसेस के थ्रू भी इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जा सकता है। सोचिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर हैं ड्राई गैसेस, उनका प्रेशर अगर 0.1 mm ऑफ मरकरी से भी बहुत कम कर दिया जाए तो उन गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करा सकते हैं। Julius Pleucher in 1859 found that a type of ray called cathode ray emitted from the cathode when electricity is passed through a discharge tube. जूलियस प्ल्यूकर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1859 में ये डिस्कवर किया कि एक तरह की रे जिसका नाम उन्होंने कैथोड रे रखा, ये कैथोड रे कब इमिट होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू पास करती है तो ये कैथोड रे उसमें लगे हुए इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड से निकलती हैं। William Crook 1879, J.J. Thomson and many other scientists studied the properties of cathode ray and came to the conclusion that cathode ray of same properties are obtained using any gas or any cathode material. देखिए बाद में विलियम क्रुक्स, जे थॉमसन और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिल करके इस कैथोड रे पर स्टडी की, इसके प्रॉपर्टीज़ को खोजा और एक कंक्लूजन सबको ये मिला कि ये जो कैथोड रे है, चाहे कोई भी गैस हो, कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड हो, इनकी प्रॉपर्टीज़ हर एक कंडीशन में सेम है। यानी कि हम कह सकते हैं ये कैथोड रे हर एक एलिमेंट में पाई जाती है। देखिए एपरेटस कैसे सेट किया गया था कैथोड रे के प्रोडक्शन के लिए। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट किया गया। डिस्चार्ज ट्यूब में ऐसी गैस रखी गई थी जो कि ड्राई गैस थी और उस गैस का प्रेशर 0.1 मिलीमीटर से भी बहुत कम था। इस डिस्चार्ज ट्यूब में ऊपर वैक्यूम पंप लगा हुआ था, 2 इलेक्ट्रोड्स फिक्स थे, कैथोड और एनोड, और उसके एक साइड में फ्लोरेसेंस मटेरियल लगा हुआ था। फ्लोरेसेंस मटेरियल यानी कि फ्लोरेसेंट मटेरियल वो मटेरियल होता है कि जब उस पर लाइट पड़ती है या एनर्जी पड़ती है तो वो ग्लो करता है, ठीक है। तो और इसके थ्रू किया क्या गया, जब बहुत हाई वोल्टेज का करंट इस डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू पास कराया गया तो कैथोड से एक रे निकलती हुई दिखाई दी जो कि एनोड से पास होकर जब उस फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर टकरा रही थी तो एक ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी, और इसी ग्लो की वजह से हमने इस कैथोड रे को आइडेंटिफाई किया। ये रेस कैथोड से निकल रही थी, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, इसीलिए हमने इसका नाम कैथोड रे रखा। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं कैथोड रे के। सबसे पहला तो कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ये इंडिकेट करता है कि ये किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट का बहुत ही क्लियर शैडो फॉर्म कर सकती है। दूसरी चीज़, इफ़ अ लाइट मेटल पाइन व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रे द व्हील स्टार्ट रोटेटिंग। देखिए जब अगर कोई लाइट मेटल का पाइन व्हील कैथोड रे की रास्ते में उसके पाथ में रख दिया जाए तो वो व्हील रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी। ये क्या बताता है कि कैथोड रे के अंदर बहुत टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिनका कुछ ना कुछ मोमेंटम है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कैथोड रे गेट डेविएटेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रे जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड्स में डेविएट हो जा रही है। इसका मतलब क्या है कि कैथोड रे किसी चार्ज पार्टिकल से बनी है। देयर डेरिवेशन टुवर्ड एनोड इंडिकेट्स दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज नेचर।
वो किस तरफ डेविएट कर रही थी, एनोड की तरफ। एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर ज़रूर कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज है, तभी ये एनोड की तरफ यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं। और इनका डेविएशन मैग्नेटिक फील्ड में किस पर डिपेंड कर रहा था, पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के पोल्स पे डिपेंड कर रहा था, जो कि कैथोड रे ट्यूब के पास रखा हुआ था। नेक्स्ट क्या है, कैथोड रे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑन द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब। जो हमने फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगाया था, जब कैथोड रे उससे टकरा रही थी तो ग्रीन कलर का लाइट या ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी। कैथोड रे प्रोड्यूस इनकैंडेसेंस इन एट थिन मेटल फॉइल। वो कैथोड रे जो थी वो इनकैंडेसेंस प्रोड्यूस कर रही थी एक थिन मेटल फॉइल पे। कैथोड रे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, कैथोड रे फोटोग्राफिक प्लेट पर भी इफेक्ट कर रही थी। ये गैसेस को आयोनाइज कर दे रही थी यानी कि चार्ज कर दे रही थी। ये एक पतली मेटल फॉइल से थिन मेटल फॉइल को पेनिट्रेट करके यानी कि उसके थ्रू पास करके आगे बढ़ सकती थी। कैथोड रे एक्सरेज प्रोड्यूस करती थी, जिससे जब वो टंगस्टन के पीस को हिट करें या किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल को हिट कर रही थी तो वो एक्स रेज प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है, ये था हमारा कैथोड रे का कुछ फीचर। अब नेचर ऑफ कैथोड रे देखते हैं। जे थॉमसन ने 1897 में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया कि कैथोड रे जो हैं वो बहुत ही छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर दूसरा पॉइंट क्या कहा उन्होंने, रेशियो ऑफ नेगेटिव चार्ज ई एंड मास एम फॉर कैथोड रे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। उन्होंने क्या कहा कि चार्ज का इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाय मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब और द गैस फिल्ड इन इट। वो जो भी रेशियो है वो उनके ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि किस मेटल का उन्होंने इलेक्ट्रोड यूज़ किया या फिर कौन सी गैस उस पर फिल्ड है, ये इन सारी चीज़ों का इंडिपेंडेंट है। इसीलिए E/m का जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट माना गया। कैसे निकाला उन्होंने, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू E/m। और इसको सॉल्व जब उन्होंने किया तो उन्हें क्या मिला, 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। In addition to the above proofs, photoelectric effect, thermionic effect and emission of beta particle from radioactive material also confirm that electron is an essential constituent of matter. बाद में कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए, प्रूफ्स हुए, जिसके बाद ये कंफर्म कर लिया गया कि इलेक्ट्रॉन हर एक मेटल का, हर एक एलिमेंट का बेसिक कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, these negatively charged tiny particle discovered by Thomson, it is denoted by -e और E0-1। ठीक है, और नीचे ये apparatus दिखाया गया जिसके थ्रू जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी। कैसे की थी, कैथोड लगाया उन्होंने, आगे बीच में इलेक्ट्रॉन की रे जब उससे निकली तो बीच में सिल्टेड एनोड लगे हुए थे, मीन्स ऐसे एनोड जिनके बीच में छेद हो। तो जब ये कैथोड जो था वो उनके छेद के बीच से पास कर रहा था तो क्या, और बीच में वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्लेट्स लगाई गई थी, सामने फ्लोरोसेंस स्क्रीन थी और अलग अलग तरह से कैथोड रे को भेज करके जे थॉमसन ने इसके चार्ज बाय मास का रेशियो फाइंड किया। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और उसके चार्ज का रेशियो। ये फ्रेंड्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि है पॉजिटिव रे और कैनाल रे। पॉजिटिव रे और कैनाल रे यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हमने पहला सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देख ली, अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। Eugen Goldstein in 1886 found that a dim glow is visible behind the cathode when an electric discharge is passed through a perforated cathode. देखिए, एक्चुअली गोल्डस्टीन ने क्या देखा कि 1886 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया।
एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने कि जब जिस तरीके से विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू गैसेस को लो प्रेशर करके और जो उसके वोल्टेज था उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर के अंदर गैसेस में करंट पास कराया, तो इस बार उन्होंने क्या किया था कि कैथोड को परफोरेटेड रखा और एनोड को प्लेन रखा। तो जब उन्होंने ऐसा करके और एनोड के ही साइड में एक कैथोड के ही साइड में फ्लोरेसेंस मटेरियल लगाया, जब करंट पास हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि एक पॉजिटिव रे जो है वो कैथोड के थ्रू परफोरेटेड कैथोड के होल्स के थ्रू पास होकर के उस फ्लोरेसेंस स्क्रीन को स्ट्राइक कर रही है। इस नई तरह की रे को उन्होंने जो एनोड से निकल रही थी उसे उन्होंने क्या नाम दिया, गोल्डस्टीन गेव द नेम कैनाल रे। कैनाल रे क्यों नाम दिया? क्योंकि ये रे जो थी वो कैथोड में बने हुए छोटे छोटे कैनल्स के थ्रू पास हो रही थी। ठीक है। W. Wien in 1897 proved through experiment that the canal ray consists of positively charged material. W. Wien ने 1896 में ये चीज़ प्रूव कर दी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि कैनाल रे जो है वो किस तरह के पार्टिकल कंसिस्ट करती है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। और जे थॉमसन ने इस पॉजिटिव रे को नाम दिया, इसे पॉजिटिव रे नाम दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज मटेरियल था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से ये बनी हुई थी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिव रे ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, मतलब कि ये जो नेगेटिव रे थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में कैथोड की तरफ जा रही थी। ये भी स्ट्रेट लाइन में पास कर रही थी, ये भी जो है ये पॉजिटिव रे भी फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट दिखा रही थी। पॉजिटिव रेज आर डेविएटेड। देखिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही ये डेविएट हो रही थी। डायरेक्शन ऑफ डेविएशन प्रूव दैट प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल इन देयर पार्टिकल। देखिए ये क्या बताता है, ये डेविएशन बताता है कि इस जो पॉजिटिव रे है इसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट था। Positive ray pass across a very thin sheet of metal, but their penetrating power is less than cathode ray. पॉजिटिव रे भी पतली मेटल शीट के थ्रू पास हो जा रही थी, लेकिन इसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कैथोड से कम था। अब देख लेते हैं पॉजिटिव रेज का नेचर। थॉमसन एंड वीन स्टडीड द नेचर ऑफ पॉजिटिव रे एंड प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट थॉमसन और वीन दोनों ने मिल करके पॉजिटिव रे का नेचर स्टडी किया और कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली। ये ऑब्जर्वेशन क्या थी? सबसे पहली तो पॉजिटिव रेज आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है। दूसरी चीज़, इसके E/M का रेशियो कांस्टेंट नहीं था। अलग अलग गैसेस चेंज करने पे, अलग अलग मेटल्स चेंज करने पे ये रेशियो बदल जा रहा था। हर गैस के लिए ये रेशियो डिफरेंट था, इसीलिए पॉजिटिव रे के E/M का रेशियो जो था वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं माना गया। थॉमसन और वीन ने ये चीज़ पता की कि मैक्सिमम वैल्यू E/M के लिए E/M की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव रे की क्या थी? हाइड्रोजन गैस के बराबर थी। ठीक है। एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल H+ ऑफ द पॉजिटिव रे ऑफ हाइड्रोजन गैस E/M इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन गैस के पॉजिटिव पार्टिकल के ही बराबर इस पॉजिटिव रे के पार्टिकल का मास E/M का रेशियो था। क्या रेशियो था? 9.578 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। ठीक है। इफ़ वी सपोज दैट चार्ज E of this particle is 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो मास क्या मिल जाएगा हमें? 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी कि जो पार्टिकल था H+ हाइड्रोजन का पॉजिटिव रे का जो पार्टिकल था उसका कितना मास, उसके ऊपर चार्ज कितना था? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर था। और साथ ही में इसके ऊपर इसका मास कितना था? 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम इस प्रोटॉन का मास था। और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में अब देख लेते हैं। देखिए, प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी मैटर।
प्रोटॉन जो है वो हर एक मैटर में पाया जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल है और ये किसी भी मैटर का एसेंशियल कंपोनेंट है। इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है? ई गोल्डस्टीन को। प्रोटॉन बियर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। थॉमसन और बीन ने E/m का रेशियो इसके क्या निकाला था? 9.578 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन का E/m रेशियो था। E/m रेशियो क्या है? चार्जेस टू मास का रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज कितना है इसके ऊपर? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर ESU में देखें तो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। प्रोटॉन का मास कितना है? 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और बाकी यूनिट्स में भी इसका मास दिया गया है। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है AMU में, ये भी कैलकुलेट किया गया है, 1.00757 AMU। ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर गिव्स मोलार मास ऑफ प्रोटॉन। मोलार मास कितना है प्रोटॉन का? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है प्रोटॉन का? सबसे पहले तो 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23, ये कितना मिल जाएगा हमें? 1.008 अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या कहा उन्होंने? कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एटम के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम। एटॉमिक नंबर एटम का किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। प्रोटॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के प्रोटियम में होते हैं, यानी कि द कॉमन हाइड्रोजन एटम, प्रोटॉन इज न्यूक्लियस ऑफ प्रोटियम। प्रोटियम का एक कॉमन हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में केवल और केवल प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, इसे हम आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम भी कह सकते हैं, यानी कि H+ चार्ज वाला हाइड्रोजन एटम। प्रोटॉन इज ऑब्टेन्ड व्हेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड। ठीक है, अगर कोई केवल एक इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन के एटम में प्रेजेंट है उसे निकाल दिया जाए तो केवल प्रोटॉन बचेगा। हाइड्रोजन एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन और केवल एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो ये सारा डिस्कशन था प्रोटॉन के बारे में। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम विच इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एवरी मैटर। इसका फंडामेंटल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन हर एक एटम का, और ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट विलियम क्रुक्स को, J.J. थॉमसन को और स्टोनी को जाता है। ठीक है। एक यूनिट नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। इसके E/m का रेशियो है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, जो कि थॉमसन ने कैलकुलेट किया। फिर R.A. मिल्कन का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट सामने आता है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू उन्होंने इसके चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की थी और इसका चार्ज मिला था हमें 1.6012 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और E/m की वैल्यू जो थी इलेक्ट्रॉन की उसे हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक चार्ज हमने उसका मास कैलकुलेट कर दिया। मिल्कन ने उसका चार्ज बताया और E/m के रेशियो से हमने उसका मास कैलकुलेट कर लिया। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1091 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये मास जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि ये 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। मोलार मास, अगर हम इसको एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका मोलार मास मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही लाइटर होता है, एटम से बहुत ही लाइट होता है, और लाइटेस्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है हाइड्रोजन का 1.008, इसीलिए रेशियो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का हाइड्रोजन के साथ जो है वो क्या निकलता है? 1/1837। ठीक है। फिर मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.1 इंटू 10⁻⁻27। मास एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? -27। एक ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1.1 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन।
मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.5583 मिलीग्राम। एक अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें और इलेक्ट्रॉन के बारे में जनरल चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था हमारा इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम अपने थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल पे आते हैं, जो कि है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, पेनिट्रेटिंग रे आर इमिटेड ऑन बम्बार्डिंग अ अल्फा पार्टिकल ऑन एलिमेंट लाइक बेरिलियम, बोरॉन एंड अल्मोनियम। जेम्स चैडविक in 1902 studied the nature of these radiation and came to the conclusion that these rays are composed of very tiny electroneutral particle। ठीक है, जेम्स चैडविक 1932 में एक स्टडी कर रहे थे रेडिएशंस के ऊपर, और उन्हें ये मिला कि इन रेडिएशंस के अंदर बहुत ही छोटे छोटे इलेक्ट्रोन्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंस है, मींस जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये कैसे पता चला उन्हें जब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को वो रेस के साथ बम्बार्ड किया किन एलिमेंट्स के ऊपर? बेरिलियम, बोरॉन और अल्मोनियम जैसे एलिमेंट्स के ऊपर। इन पार्टिकल्स का जो मास है वो ऑलमोस्ट हाइड्रोजन के एटम के मास के इक्वल होता है, यानी कि इस पार्टिकल को हमने क्या कहा? न्यूट्रॉन कहा। और इसको सिंबल क्या देते हैं? N, और उसके नीचे 0। 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? कि वो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन क्या है? इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम दैट इज प्रेजेंट इन द ऑल न्यूक्लियाई ऑफ एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन और प्रोटियम। न्यूट्रॉन ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि हाइड्रोजन को छोड़कर हर एक एलिमेंट के एटम में पाया जाता है। इसको जेम्स चैडविक ने 1902 में डिस्कवर किया गया था। ये इलेक्ट्रोन्यूट्रल पार्टिकल होता है। इसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इस न्यूट्रॉन का मास करीब करीब प्रोटॉन के इक्वल होता है, बल्कि थोड़ा सा हैवियर ही होता है प्रोटॉन से, लेकिन बहुत माइनर डिफरेंस होता है दोनों के मास में। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.6748 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। न्यूट्रॉन जो है वो बाकी के तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स से हैवी होता है। बाकी के दो फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से ही हैवियर होता है न्यूट्रॉन। मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए हम इसके मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका मोलार मास मिल जाएगा। फिर एटॉमिक मास कितना होता है इसका? ये इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो वो कैसे मिलेगा? प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, जब हम उनसे ऐड कर देंगे तो हमें उस एटम का एटॉमिक मास मिल जाएगा। आइसोटोप्स इसी न्यूट्रॉन में डिफरेंस की वजह से बनते हैं। It is assumed that neutron is result of joining together of electron and proton। ठीक है, ऐसा कहीं कहीं माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ही ज्वाइनिंग से न्यूट्रॉन बना है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑफ ऑर्डर 1×10⁻12 kg/cc। ठीक है, ये था न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कशन। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आज का, और लास्ट टॉपिक है हमारा अदर पार्टिकल्स ऑफ एटम। हमने अब तक 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया। लास्ट में कुछ अदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं तो बहुत सारे, बस यहाँ पर मैंने 4 मेंशन किया है जिससे आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज हो जाए। सबसे पहले पोजिस्ट्रॉन। पोजिस्ट्रॉन को CD एंडरसन ने डिस्कवर किया 1932 में। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज बियर करता है और इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के नियर अबाउट इक्वल होता है। ठीक है, इसका मास भी नेग्लिजिबल ही माना जाता है। ये इलेक्ट्रॉन के साथ मर्ज होकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? E पे प्लस का चार्ज। ठीक है, दूसरा है हमारा मीजॉन। मीजॉन युकावा ने 1935 में डिस्कवर किया था। ये अलग तरह का मीजॉन पार्टिकल होता है जो कि एटम्स में पॉसिबली हो सकता है। दीज आर कॉल्ड मीजॉन फैमिली। इसे हम मीजॉन फैमिली कहते हैं। अलग अलग तरह के मीजॉन पार्टिकल होते हैं जो कि ही अलग अलग एटम्स में पाए जाते हैं। थर्ड है हमारा न्यूट्रियॉन।
पॉलिंग ने इसे डिस्कवर किया था 1927 में। दे डू नॉट बियर एनी चार्ज, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये भी इलेक्ट्रोन्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। लास्ट इज एंटी प्रोटॉन, इसे सर्जी ने डिस्कवर किया था 1956 में। ये क्या करता है, ये यूनिट नेगेटिव चार्ज बियर करता है और इसका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और उन सबको मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी है कि बहुत सारे अभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर ही नहीं हुए हैं। एटम एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है, आप उसके अंदर जितना जाएंगे उतना ज़्यादा वो खुलता जाएगा। एटम का आज के डिस्कशन में हमने एटम के बारे में उसके सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी पढ़ी और आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर्स करिए और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। सो थैंक यू गाइज।